नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भाग 18। पिछले भाग में आपने सुना, रानी की सेना तैयार होने लगी। गुलाम गौस खां ने पुरानी तोपों को ठीक कर लिया। झांसी की गद्दी के दावेदार सदाशिवराव ने आसपास के जागीरदारों से रुपया वसूलकर खुद को झांसी का महाराजा और सही अधिकारी कहकर प्रसिद्ध कर दिया। खुद करेरा में टिका हुआ था। रानी ने खबर पाते ही करेरा के किले को ऐसा घेरा कि सदाशिव जान बचाकर भागा, लेकिन नरवर में पकड़ा गया और झांसी के किले में कैद कर लिया गया। कानपुर में नाना के साथ युद्ध में पराजित हो अंग्रेज सेना ने आत्मसमर्पण किया तो सिपाहियों ने पुरुषों को मार डाला। नाना ने अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों को बचाया और उन्हें इलाहाबाद भेजा जा रहा था तो सिपाहियों ने उन्हें भी आज्ञा के प्रतिकूल मार डाला। दूसरी तरफ इलाहाबाद में अंग्रेज अफसर नील ने भी निरपराधी ग्रामीणों की हत्याएं की। इन सब घटनाओं ने अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की परस्पर हिंसा को बढ़ा दिया। रानी ने बानपुर और शाहगढ़ रियासतों को अपने साथ स्वराज्य संग्राम के लिए मिला लिया। राज्य के कर्मचारियों से नित्य मिलने लगी और रोजाना कचहरी करने लगी। बरवा सागर के पास कुंवर सागर सिंह डाकू ने डाके डालकर आतंक मचाया हुआ था। रानी ने खुदाबख्श को उसे पकड़ने के लिए भेजा। लड़ाई में खुदाबख्श और काफी सिपाही घायल हो गए। खबर मिलते ही रानी सहेलियों और कुछ सिपाहियों के साथ बरवा सागर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने घायल सिपाहियों और खुदाबख्श की देखभाल की। अब आगे। संध्या के पहले बरवा सागर के मुखिया और पंच रानी से मिलने के लिए आए। नजर न्यौछावर हुई। रानी ने सबके कुशल क्षेम की वार्ता की। जब एकांत पाया, थानेदार ने रानी को सागर सिंह के विषय में सूचना दी। मालूम हुआ कि खिसनी के जंगल में आश्रय पाए हुए हैं। खिसनी का जंगल बरवा सागर से 12 मील था। थानेदार को उन्होंने आदेश दिया, सवेरे 8 बजे तैयार रहना, किसी को मालूम न होने पावे। सवेरे सब तैयार हो गए। ठीक समय पर उन्होंने मोतीबाई को बुलाकर कहा, तुम यहीं रहो, खुदाबख्श की मरहम पट्टी और देखभाल करना। मोतीबाई ने पलकें नीचे की, बोली, मैं तो सरकार की सेवा में चलूंगी, क्या किसी ने प्रार्थना की है? नहीं, मैं ही कह रही हूं, रानी ने उत्तर दिया। मोतीबाई ने चलने का हठ किया। उनकी अन्य सहेलियों ने भी अनुरोध किया। रानी मान गई। रानी अपनी और बरवा सागर के थाने की टुकड़ी को लिए हुए चल दी। उन्होंने इस टुकड़ी के 2 भाग किए। एक को दीवान रघुनाथ सिंह की अधीनता में रावली की ओर रवाना किया और दूसरी को स्वयं लेकर किसनी के जंगल की ओर चल दी। दीवान रघुनाथ सिंह ने सागर सिंह की हवेली घेर ली। एक गांव वाले से कहलवा भेजा, हथियार डालकर मेरे पास आ जाओ, रानी साहब कुछ रियायत कर देंगी, नहीं तो हवेली की ईंट से ईंट बजा दूंगा। गांव वाले ने कहा, कुंवर सागर सिंह हवेली में नहीं है। तब तो हवेली को पटक देने में और भी सुविधा रहेगा। परंतु जब उसको निश्चय हो गया कि सागर सिंह हवेली में नहीं है, उसने रानी के पास संदेशा खिसनी की ओर भेज दिया। खुद हवेली का घेरा डाले रहा। रानी जब जंगल को घेरने की योजना तैयार कर रही थी, तब उनको यह संदेशा मिला। उनका मन कह रहा था कि सागर सिंह इसी डाग में है। जासूस ने घंटे भर के भीतर सूचना दी। 2 पहाड़ियों की दून के सिरे पर एक बड़ी सी पर्णकुटी बागी खाने पीने की तार में लगे हुए हैं। उनके पास घोड़े हैं। रानी ने दोनों पहाड़ियों की ऊंचाइयां बंदूक वालों से घिरवा ली और दून के सिरे पर भी कुछ आदमी भेज दिए। स्वयं 3 सहेलियों और मोतीबाई के साथ दून के निकास पर 2 कतारों में ओट लेकर घोड़ों समेत ठहर गई।
उनकी आज्ञा थी कि ऊपर वाले सिपाही धीरे धीरे दून के ढाल की ओर बढ़ें और जब डाकुओं के जरा निकट आ जावें तब बंदूकों की बाढ़ दागे। ऐसा ही किया गया। डाकू बेहद हड़बड़ा गए। खाना पीना और साज सामान छोड़कर घोड़ों पर नंगी पीठ सवार हुए और दून के निकास की ओर भागे। ऊपर 3 ओर से बंदूकें चल रही थी, परंतु डाकुओं का एक आदमी भी घायल तक नहीं हुआ। निकास पर पहुंचते ही उनके ऊपर सामने से 5 बंदूकें चलीं। घोड़े मरे, डाकू घायल हुए। उन लोगों ने बंदूकों से जवाब दिया, परंतु रानी का दल आड़ लिए हुए था, इसीलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ा। डाकू सिर पर पैर रखकर इधर उधर भागे। काशी, सुंदर और मोतीबाई ने अलग अलग पीछा किया। रानी और सुंदर के पास से जो डाकू घोड़े पर सवार जरा पीछे निकला वह सतर्क था। नंगी तलवार हाथ में, गले में सोने का जेवर, वस्त्र भी उसके अच्छे। जो वर्णन उनको सागर सिंह का मिला था उसमें इस डाकू सवार की हुलिया मिलती थी। रानी ने निर्णय किया कि यही सागर सिंह है। रानी ने मुंदर को मुस्कुराकर इशारा किया। मुंदर ने होंठ दाबे और सपाटे के साथ उस पर टूटी। रानी दूसरी बगल से। सागर सिंह ने घोड़ा तेज किया। इन दोनों ने पीछा किया। जब तक मार्ग ऊबड़ खाबड़ रहा सागर सिंह बचता हुआ चला गया। जब मार्ग कुछ समतल आया, जमीन मुलायम और कीचड़ वाली मिली, सागर सिंह का घोड़ा अटकने लगा। रानी और मुंदर के घोड़े बहुत प्रबल थे, दोनों काठियावाड़ी। सागर सिंह को एक ओर से मुंदर ने दबाया और दूसरी ओर से रानी ने। रानी गले में हीरों का दमदमाता हुआ कंठा डाले थी। उनको देखते ही सागर सिंह समझ गया कि जिस रानी के विषय में बहुत सुना करते थे वह स्वयं आज इसी क्षण उसके प्राणों की गाहक बनकर आ कूदी है। आत्मरक्षा के भाव से प्रेरित होकर उसने रानी पर वार किया। तुरंत मुंदर ने चपल गति से अपनी तलवार उस पर ढाई। वार ओछा पड़ा घोड़े की पीठ पर। उधर रानी ने घोड़े को फुर्ती के साथ जरा सा रोका। वह कुछ अंगुल पीछे हुई और सागर सिंह का वार उनसे आगे खिंच गया। रानी ने अपनी तलवार ऐसी कसी कि सागर सिंह की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। उसने अपने घोड़े को बहुत खींचा, दाबा, परंतु उसकी पीठ कट चुकी थी। मुंदर ने सागर सिंह की गर्दन को ताक कर तलवार उबारी कि रानी ने तुरंत कहा, जीवित पकड़ना है। और रानी ने इस तरकीब से अपना घोड़ा सागर सिंह की बराबरी पर किया कि वह सट गया। रानी ने सागर सिंह की कमर में अपना हाथ डाला। मुंदर समझ गई कि क्या करना है। दूसरी ओर से उसने अपना हाथ उसकी कमर में लपेट लिया और झटका देकर घोड़े पर से उठा लिया। घोड़ा पीछे रह गया। सागर सिंह ने इस वज्रपाश में से निकलने खिसकने की बहुत कोशिश की, परंतु वह सफल न हो सका। उसने अपने दांतों को काम में लाने का प्रयत्न किया। रानी ने तुरंत कहा, सावधान, यदि मुंह खोला तो तलवार ठूस दूंगी। सागर सिंह को रानी और मुंदर के बल की प्रतीत हो गई और उसने अपनी रक्षा को अपने भाग्य के हवाले कर दिया। थोड़ी दूर चलने पर रानी के दस्ते के लोग सिमट आए। सागर सिंह उस वज्रपाश में से निकला और रस्सियों से बांध लिया गया। घोड़े पर लादकर यह टुकड़ी एक जगह ठहर गई। मोतीबाई काशी और सुंदर की बाट देखने लगी। रानी ने बिगुल बजवाया। वे तीनों थोड़ी देर में उस स्थल पर आ गईं। मालूम हुआ कि बाकी डाकू निकल भागे। दीवान रघुनाथ सिंह को समाचार देकर रानी बरवा सागर चली आईं। उन्होंने कहा, ये भागे हुए डाकू इस समय हाथ न लगेंगे, समय काफी हो चुका है। बरवा सागर संध्या के पहले पहुंच जाना चाहिए। रानी संध्या के पहले बरवा सागर पहुंच गई। सागर सिंह सख्त पहरे में रख दिया गया। रात होने के पहले रघुनाथ सिंह अपने दल समेत आ गया। रानी की बुद्धि और विकट वीरता की घर घर महिमा बखानी जाने लगी। दूसरे दिन गांव-गांव में चर्चा फैल गई। समय समय पर सागर सिंह रानी के सामने पेश किया गया। उसने प्रणाम किया और पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाने चाहे। पहरे वालों ने रोक दिया। रानी ने पूछा, तुम्हारा नाम? उसने उत्तर दिया,
कुंवर सागर सिंह श्रीमंत सरकार। रानी मुस्कुराई। सागर सिंह उस मुस्कुराहट से कांप गया। कुंवर होकर यह निकृष्ट आचरण कैसा? सरकार, हमारा वंश सदा लड़ाइयों में भाग लेता रहा है। महाराजा ओरछा की सेवा में लड़ा, महाराज छत्रसाल की सेवा में रहकर युद्ध किए। जब अंग्रेज आए तब उनकी अधीनता जिन ठाकुरों ने स्वीकार नहीं की, उनमें हम लोग भी थे। हमको जब दबाया गया, हम लोग बिगड़ खड़े हुए और डाके डालने लगे। मैं अपने लिए और अपने साथियों के लिए गंगा जी की शपथ लेकर कह सकता हूं कि हम लोगों ने स्त्रियों और दीन दरिद्रों को कभी नहीं सताया। इन दिनों जिन लोगों पर तुमने डाके डाले, वे सब मेरी प्रजा हैं, अंग्रेजों की नहीं। डाके के लिए दंड प्राणों का है। तैयार हो जाओ, तुम्हारे साथी भी न बचेंगे और ना तुम्हारे और उनके घर मिट्टी में मिलवा दूंगी। सागर सिंह ने कनखियों से रानी को देखा। उसने इतनी बड़ी, ऐसी करारी और प्रभापूर्ण आंखें न देखी थी। उसको ऐसा लगा मानो साक्षात दुर्गा सामने खड़ी है। सरकार, मैं कुछ प्रार्थना कर सकता हूं? रानी ने अनुमति दी। सागर सिंह ने प्रार्थना की, मुझको प्राणदंड गोली या तलवार से दिया जाए, फांसी से नहीं। यदि फांसी दी गई तो मेरा और जाति भर का अपमान होगा। बागी बढ़ जाएंगे, घटेंगे नहीं सरकार। तुमको यदि छोड़ दूं तो क्या करोगे? श्रीमंत सरकार के सामने झूठ नहीं बोलूंगा। यदि काम न मिला तो फिर डाके डालूंगा, मगर सरकार के राज्य में नहीं। यदि मैं कहूं कि तुम डाके बिल्कुल न डालो, तो इसके बदले में क्या चाहोगे? सरकार के चरणों की नौकरी, जहां रहकर लड़ाई में कल की अपेक्षा अधिक पराक्रम दिखला सकूंगा। तुम्हारे साथी कितने हैं? जंगल में 15-16 थे, गांव में 60-65 है और अदृष्ट सहायक मेरे सब नातेदार। वे लोग क्या करेंगे? सरकार की आज्ञा हुई तो सरकार की सेना में मेरे साथ नौकरी। यदि मैंने आज्ञा ना दी तो सरकार के राज्य के सिवाय और सब जगह उनकी बगावत का अधिकार क्षेत्र चाहूंगा। तुमको मैं इसी समय छोड़ दूं तो सीधे कहां जाओगे? सरकार, झांसी। तुम सबसे बड़ी सौगंध किसकी मानते हो? गंगा जी की, सरकार के चरणों की, अपनी तलवार की। मैं तुमको छोड़ती हूं सागर सिंह। सौगंध खाओ और अपने साथियों सहित झांसी की सेना में भर्ती हो जाओ। सागर सिंह ने सौगंध खाई। रानी ने उसको छोड़ दिया। वह उसके पैरों में गिर पड़ा, हाथ जोड़कर बोला, सरकार, मैं झांसी चलूंगा। वहां सेना में भर्ती होने के उपरांत घर लौटूंगा और अपने साथियों को बटोरकर झांसी ले आऊंगा और उन सबको भर्ती कराऊंगा। नहीं सागर सिंह, मैं बरवा सागर तब छोड़ूंगी जब तुम्हारे सब साथी मेरे सामने आ जाएं और सौगंध खा जाएं। नहीं तो मैं उनको पकड़ूंगी और दंड दूंगी। मेरा नाम कुंवर सिंह सागर नहीं, जो मैंने सरकार के सामने सबों को पेश ना किया। सागर सिंह ने दंभ को दबाते हुए कहा। आंख में झेप थी। रानी जरा हंसी, सोचने लगी, बोली, तुमको कुंवर शब्द से संबोधन करने के पहले मेरा एक और सामंत इस पदवी के पाने का पात्र है, वही जो तुमको पकड़ने के लिए तुम्हारी हवेली में पहुंच गया था और जिसको तुमने घायल कर दिया था। सरकार, उस दिन यदि मैंने उस सामंत को घायल न कर पाया होता तो मैं किसी प्रकार भी न बच पाता। वह यही है, अभी अस्वस्थ है। मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं, क्षमा मांगूंगा। रानी ने खुदा बख्श की कुशल वार्ता मंगवाई। वह एक सिपाही का सहारा लेकर आ गया। सागर सिंह ने उसका अभिवादन किया। रानी ने कहा, क्या हाल है? खुदा बख्श ने उत्तर दिया, इतने बड़े स्वामी की रक्षा होते हुए हाल बुरा हो ही नहीं सकता। जिस समय सरकार के पराक्रम की बात मालूम हुई, उसी समय दुख दर्द एक स्वप्न सा हो गया। रानी ने कहा,
तुमने सुन लिया होगा कि मैंने अपराधी को छोड़ दिया है। खुदा बख्श, मैंने सरकार की दया का सब हाल सुन लिया। रानी, आज से तुम कुंवर खुदा बख्श कहलाओगे और यह कुंवर सागर सिंह। जितने लोग अनोखी सूरबीरी के काम करेंगे वे सब कुंवर कहलावेंगे और उनका वर्ग कुंवर मंडली के नाम से राज्य के कागज पत्रों में संबोधित होगा। खुदा बख्श गद गद हो गया, पैर छुए और बोला, सरकार, कुंवर मंडली का नाम सच्चा तब होगा जब कदमों की सेवा करते हुए हम सबके सिर कटें। रानी ने कहा, जाओ कुंवर खुदा बख्श, आराम करो। खुदा बख्श बोला, माता का आशीर्वाद मिल गया, अब आराम ही आराम है। सागर सिंह, तुम्हारा नाम हमारे कागजों में कुंवर युक्त लिखा जाएगा, परंतु मुझको बार बार कुंवर, राव, दीवान इत्यादि कहने में अड़चन जान पड़ती है। क्या बुरा मानोगे? सागर सिंह का गला रुद्ध हो गया। जिस मनुष्य ने एक दीर्घ समय डकैती और बटमारी में बिताया था, उसको जान पड़ा मेरे भीतर कुछ पवित्र भी है। हाथ जोड़कर बोला, नहीं सरकार, कभी नहीं। यदि मेरा आधा नाम ही लिया जाएगा तो बहुत है, मुझको क्षमा किया जाए। कुंवर रघुनाथ सिंह ने कहा, जब हम लोग पूरे कुंवर की पदवी पर पहुंच जावेंगे तब हमारा नाम आधा लिया जाएगा। बरवा सागर में रानी कुल 15 दिन रही। सागर सिंह का पूरा गिरोह हथियार डालकर उनकी शरण में आ गया और सेना में भर्ती हो गया। खुदा बख्श चंगा तो उसी दिन से हो चला था, अब स्वस्थ हो गया। रानी झांसी ससैन्य लौट आई। लोगों की छाती रानी के पराक्रम से उमंग उठी। नवाब अली बहादुर रानी को बधाई देने आए, चित्रपान लेकर चले गए। कम से कम मोतीबाई को उनकी बधाई की सच्चाई में विश्वास नहीं था। अली बहादुर और पीर अली में सलाह हुई। अली बहादुर, पीर अली, यह वही सागर सिंह है जो झांसी का जेल तोड़कर भागा था। रानी ने उसी को नहीं बल्कि उसके सारे गिरोही डाकुओं को फौज में भर्ती कर लिया है। यह सब सरकार बहादुर के खिलाफ तैयारी का सबूत है। पीर अली, और हुजूर, तुर्रा यह कि उनके नए पुराने कामदार अंग्रेज सरकार को इस धोखे में रखना चाहते हैं कि झांसी का राज नवाब गवर्नर जनरल बहादुर की तरफ से किया जा रहा है और रानी साहब तो केवल मुंतजिम हैं। अली बहादुर, असली बात की तलाश जबलपुर पहुंचनी चाहिए, जैसे हो तैसे। पीर अली, हुजूर का हुक्म हो तो मैं चला जाऊं, मगर मेरे जाने से शक हो जाएगा। अली बहादुर, माल का सरिश्तेदार रानी के बुरे सलूक की वजह से नाराज है। वह इस काम के करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर जाए तो खर्चा मैं दे दूंगा। पीर अली, मैं कहूंगा वे मान जाएंगे। उनको टीकमगढ़ होकर भेजा जाए, वहां से दीवान नत्थे खां की चिट्ठी और उनके कुछ आदमियों को साथ लेते जावें, क्योंकि रास्ते में खतरा है। अली बहादुर, बिल्कुल ठीक है। तुमने इस बात को तलाश किया कि झांसी खास में रानी के खिलाफ कितने आदमी हैं? पीर अली, ऐसे किसी खास आदमी का नाम नहीं ले सकता, मगर औरतों में रानी साहब ने जो इतनी आजादी फैला रखी है वह जरूर बहुत लोगों को खटकती है। रानी के खिलाफ बहुत लोग होंगे, मगर तुमको वे लोग रानी का आदमी समझने लगे हैं, इसीलिए अपने मन की बात नहीं बतलाते। ऐसी हालत में कम से कम कुछ ऐसे आदमी हुजूर के पास तो जरूर आते जो रानी से बैर मानते हों। हो सकता है, संभव है, कम से कम सरिश्तेदार वगैरह उनके बहुत खिलाफ हैं। नवाब अली बहादुर ने सरिश्तेदार को इस प्रपंच के लिए राजी कर लिया। अपनी चिट्ठी दी। वह पहले टीकमगढ़ गया। टीकमगढ़ से उसने आदमी लिए और रुपया भी। दीवान नत्थे खां को अली बहादुर की योजना पसंद आई। उसने अली बहादुर के पास अपना एक विश्वस्त आदमी भेजा। उसके द्वारा परस्पर सहायता देने की बात निश्चित हो गई।
नवाब साहब को आशा हो गई कि किसी दिन नत्थे खां झांसी पर आक्रमण करेगा। वे उस दिन की बाट जोहने लगे। ओरछे के राजा भारती चंद के पीछे सन 1776 में विक्रमाजीत राजा हुए। राज्य की बहुत हीन अवस्था हो गई थी। राजा के पास केवल 50 सैनिक, एक हाथी और 2 घोड़े रह गए थे। 6-7 बरस में इन्होंने अपने राज्य का फिर विस्तार कर लिया। राजधानी टीकमगढ़ में कायम की। सन 1812 में अंग्रेजों से संधि हुई। इन्होंने अपने जीवन काल में अपने लड़के धर्मपाल को गद्दी दे दी, परंतु उसका देहांत हो गया और फिर बहुत वृद्धावस्था में मर गए। इनके भाई ने 7 वर्ष राज्य किया। सन 1841 में गद्दी खाली थी। धर्मपाल की विधवा रानी लड़ई दावेदार हुई। सुजान सिंह उक्त वृद्ध राजा के भतीजे थे। उनका रानी लड़ई से झगड़ा था। वे झांसी चले आए। राजा रघुनाथ राव वाले महलों में नई बस्ती में गंगाधर राव ने इनको ठहराया था। अली बहादुर को अपना ठौर छोड़ना पड़ा था, इसीलिए उनके मन में झांसी के राजा के प्रति क्षोभ और भी सघन हो गया। सुजान सिंह के देहांत के बाद सन 1854 में रानी लड़ई को गोद लेने की अनुमति मिल गई और उन्होंने हमीर सिंह को गोद ले लिया। सन 57 के विप्लव के समय रानी लड़ई हमीर सिंह की ओर से अभिभावक थी और नत्थे खां मंत्री था। इधर उधर से कुछ अंग्रेज अफसर भागकर टीकमगढ़ आए। राज्य ने उनको शरण दी। इन लोगों की सलाह से अली बहादुर की चिट्ठी जबलपुर भेज दी गई और एक खास दूत द्वारा इनको बहला भेजा कि झांसी में अपने अनुकूल एक गिरोहबंदी कर लो। एक आध झगड़ा बखेड़ा हो जाए तो और भी अच्छा। हम ठीक मौके पर टीकमगढ़ से सेना लेकर आते हैं। नत्थे खां ने तैयारी शुरू कर दी। अली बहादुर को खुशी हुई। मुहर्रम आने वाला था। उपयुक्त अवसर की कमी न थी। पानी खूब बरसकर यकायक रुक गया। बादल खुल गए। दिन को कड़ी धूप, रात को धुले हुए निर्मल तारे और शीतल पवन। जनता दिन में परिश्रम करती, संध्या समय आमोद प्रमोद, रात को गहरी नींद में सो जाती। उसके नीचे जो सुरंग तैयार की जा रही थी, उसका बेचारी जनता को पता न था। हिंदू रियासतों में एक जमाने से शिया मुसलमान काफी संख्या में आ बसे थे। कोई नौकर थे, कोई कारीगर, हकीम, जर्राह इत्यादि। परंतु संख्या सुन्नी मुसलमानों की अधिक थी। इनमें भी उनाव दरवाजे की तरफ मेवाती और बड़ा गांव दरवाजे के निकट पठान। इन मोहल्लों में केवल मुसलमान ही न बसते थे। मराठे, ठाकुर, तेली, काछी इत्यादि हिंदू बीच बीच में। बड़े गांव दरवाजे मस्जिद थे और थोड़ी दूर पर बिहारी जी का मंदिर। हिंदू और मुसलमान सब अपने अपने विश्वास के अनुसार परंपरा क्रमागत त्योहारों को मनाते आए थे। कभी कोई झंझट खड़ा नहीं हुआ। उस साल डोल, एकादशी और मुहर्रम एक ही दिन सोमवार को पड़े। सुन्नी मुसलमान 9-10 दिन पहले से ताजियों की तैयारी में लगे। अब की साल उनको ताजिए और भी अधिक धूमधाम के साथ निकालने थे, क्योंकि उनकी झांसी स्वतंत्र हो गई थी। उनकी रानी राज्य कर रही थी। मंदिरों में भी खूब नाच और गान के साथ मन की ओज प्रस्फुटित हो रही थी। इन दिनों भी झांसी के मंदिरों में जो नित्य नई सजावट की जाती है, उसको घटा कहते हैं। किसी दिन नीली घटा, किसी दिन पीली घटा और किसी दिन कोई और। सारे मंदिर में एक ही प्रकार के रंग के वस्त्र और फूल। यह सब कई दिन एकादशी तक चलता रहा। सोमवार के रोज शाम के समय ताजिए दफनाए जाने को थे और उसी समय विमानों का जलविहार होना था। यदि दोनों धर्म वालों में मेलजोल हो तो मजे में सब रस्में निभा ली जाएं, और यदि एक दूसरे से अनमने हो तो एक डग भी रखने की जगह नहीं। मोतीबाई और जूही जैसे दिवाली मनाती थी, वैसे ही ताजियादारी भी करती थी, और उसी उत्साह के साथ वे मुरली मनोहर के मंदिर में जिस समय रानी दर्शन के लिए जाती थी, नृत्य और गान भी करती थी। उन्हीं दिनों मुहर्रम के जमाने में। परंतु उनके इस कार्य पर मुसलमान किसी प्रकार का आक्षेप नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे प्राय रानी के साथ रहा करती थी।
दुर्गाबाई सुन्नी मुसलमान थी। वह भी ताजियादारी करती थी और नाचना उसका पेशा था। मंदिरों में उसके नृत्य की मांग थी। वह मंदिरों में नृत्य के लिए जाने लगी। कुछ मुसलमानों को असंगत लगा। चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा में पीर अली ने प्रधान भाग लिया। सवेरे का समय था। ठंडी हवा चल रही थी। धूप में तेजी न आई थी। हलवाइयों की दुकान पर ताज़ी मिठाइयाँ थालों में सजती और बिकती चली जा रही थी। दूसरी ओर मालिनों की फूलों से भरी हुई डलियां थोड़ी ही देर में खाली होने को थी। दुर्गा नर्तकी ने हलवाई के यहाँ से मिठाई ली और मालकिन के यहाँ से फूल। मार्ग में एक जगह ठेवा लगा। पैर में जरा सी चोट आई। साथ ही मिठाई के दोने में से कुछ सामान नीचे जा गिरा। उसका मुंह बिदरा। पास से जाने वाला एक आदमी हंस पड़ा। दूसरे का कष्ट उसका विनोद बना और भी कुछ लोग हंसे। एक ने कहा, उठा लो दुर्गा, नीचे पड़ा हुआ सामान, वह भी एक अदा ही होगी। अरे रे, मुझको लग गई तुम हंसते हो, दुर्गा हंसती हुई बोली। वही पीर अली भी था। वह भी हंसा था। अभी क्या हुआ दुर्गाबाई जी, जैसा करोगी वैसा पाओगी, पीर अली ने कहा। बात कुछ नहीं थी, परंतु दुर्गा को आग सी लग गई। पीर अली शिया था। उसकी व्यर्थ बात में कोई गूढ़ प्रच्छन्न व्यंग अवगत करके बोली, तुम कहाँ के दूध के धुले हो मियाँ? किसी दिन तुमको भी खुदा ऐसा समझेगा कि याद करोगे। मैं तुम सरीखी औरत को मुंह नहीं लगाना चाहता, अपनी राह देखो। तुम ही मुंह लगने को फिरते हो। मैं तो ऐसों पर लानत भेजती हूँ। खबरदार जो बदजबानी की, जीभ काट कर फेंक दूंगा। हाँ, बल पोरस औरतों पर ही तो चलाने आए हो, पर मेरी जबान काटने आओगे तो मैं कौन तुम्हारी जीभ की पूजा करने बैठ जाऊंगी। जानते हो किसका राज है? पीर अली दांत पीस कर रह गया। कई लोगों ने जाओ जाओ, रहने दो कहा। ऊपर से झगड़ा रफा दफा हो गया, लेकिन भीतर भीतर आग सुलग उठी। एक सुन्नी औरत ने, सो भी नर्तकी वैश्या ने, एक शिया मर्द पर मुहर्रम के दिनों में लानत भेजी। शिया सुन्नियों के झगड़े का इस अत्यंत क्षुद्र घटना के कारण सूत्रपात हुआ। शिया लोग घरों में चुपचाप मातम मनाते हैं। सुन्नियों में भी मातम मनाया जाता है, परंतु ताजिया इत्यादि बनाने की कोई पाबंदी नहीं। तो भी बनाए जाते थे और धूमधाम के साथ निकाले जाते थे। रघुनाथ राव के समय में अली बहादुर का बहुत प्रभाव था। शिया थे। कदाचित इसलिए भी राज्य की ओर से ताजियों की कोई धूमधाम नहीं की जाती थी। अली बहादुर का प्रभाव उठ गया था, परंतु ताजिया संबंधी परंपरा अवशिष्ट थी। शिया अपने ताजिए चुपचाप निकाल ले जाते थे और उनका समय भी सुन्नियों के ताजियों के निकालने के समय से टक्कर न खाता था। परंतु एकादशी के दिन डोल भी निकलने थे। दिन में, एक ही दिन में शिया सुन्नियों के ताजिए भी निकलने थे। दोपहर दोपहर तक दोनों फिक्रों के ताजिए निकल जाएं और 2 बजे से विमान निकले, यही योजना संभव जान पड़ती थी। पर शिया सुन्नी इस पर राजी नहीं दिखलाई पड़ते थे। दीवान ने समझाने बुझाने और मनाने की कोशिश की, विफल हुआ। ताजियादार कहते थे, हमारा ताजिया तीसरे नंबर पर उठा करता है। पहले नंबर वाला पहले उठे और चल पड़े, उसके पीछे दूसरे नंबर वाला, हम तुरंत उसके पीछे हो जाएंगे। हमारा पहला नंबर जरूर है, परंतु ताजिया हमारा हमेशा तब उठा है जब शियों के ताजिए निकल गए। आप कहते हैं कि 9 बजे से ताजिए निकालना शुरू कर दो, हम तैयार हैं, परंतु शियों के ताजिए पहले निकलवा दीजिए। और शियों के ताजिए उतने सवेरे निकल नहीं सकते थे। विवश कोई किसी को कर नहीं सकता था। धर्म का मामला ठहरा। अच्छा यही था कि यह झंझट 2 दिन पहले खड़ा हो गया था। शिया लोग अपने ताजिए यदि आतुरता के साथ बड़े भोर निकाल भी ले जाते, तो भी इसमें संदेह था कि सुन्नी अपने ताजिए हर साल के समय के प्रतिकूल दफना देते या नहीं। पीर अली इस झंझट में कहीं भी ऊपर नहीं दिखलाई पड़ता था, परंतु भीतर भीतर उसकी उत्प्रेरणा मौजूद थी। जब दीवान समस्या को न हल कर सका, तब उसने कोतवाली से पुराने कागज मंगवाए, परंतु पुराने कागज विप्लव के आरंभ में ही भस्मीभूत हो चुके थे और उनसे कुछ सहायता मिल भी नहीं सकती थी।
दीवान हैरान था। निदान मामला रानी के सामने पहुंचा। हिंदू मुसलमानों की भीड़ इकट्ठी हो गई। रानी ने समझने का यत्न किया। लड़ाना भिड़ाना चाहती तो सहज ही ऐसा कर सकती थी, परंतु वे तो मेल कराने पर तुली हुई थी। जब वे कोई सुझाव देती तो सब बहुत ठीक सरकार कह देते और थोड़ी देर चुप रहने के बाद किंतु परंतु करने लगते। रानी ने यकायक कहा, क्या इतने हिंदू मुसलमानों में कोई ऐसा नहीं जो इस कठिनाई को हल कर दे? महल के पड़ोस में एक बढ़ई रहता था। वह आगे आया। उसने विनय की, सरकार, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। कहो। सरकार, राम और रहीम सबसे बड़े हैं। उसी तरह उनका मंदिर विमान से बड़ा और इनकी मस्जिद ताजिया से बड़ी। मस्जिद में रहीम की पूजा की जाती है। मैं मस्जिद बनाकर ठीक समय पर निकाल दूंगा। सब ताजिए उसके साथ निकल जाना चाहिए। आगे पीछे का कोई सवाल नहीं खड़ा होता। सुन्नी ताजिएदार सहमत हो गए। मस्जिद बेशक सबसे बड़ी। मस्जिद जरूर सबसे आगे रहेगी। मस्जिद के पीछे पीछे हम सबके ताजिए चलेंगे। उस पढ़ई ने 2 दिन के भीतर कागज और भोडर की एक सुंदर मस्जिद बनाई। एकादशी के दिन ठीक समय पर सब ताजिए निकल गए। सबसे आगे बढ़ई की मस्जिद थी। हिंदुओं के विमानों को निकलने में कुछ विलंब हो गया, परंतु इसका किसी ने बुरा न माना। इस प्रकार वह उठता हुआ तूफान बिना प्रयास के ठंडा हो गया। परंतु दूसरा तूफान जो उठ खड़ा हुआ था वह न बैठ सका। नत्थे खां ने तैयारी कर ली थी। झांसी में झगड़ा खड़ा हो जाता तो अच्छा ही था, नहीं खड़ा हुआ तो भी उसको प्रहार करना ही था। वह एकादशी के 2 दिन बाद ओरछा में ससैन्य आ गया। तीसरे दिन अनंत चतुर्दशी थी। अनंत चतुर्दशी के दिन भोर होते ही नत्थे खां का दूत दीवान के पास आया। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।